हमारे शहर के लिए सौगात है। मैं तो इतना डीपी को देख के इतना खुश हुआ हूँ और पूरे शहर को मैं बताना चाहता हूँ कि आने वाले 15 साल या 20 साल के बाद हमारे शहर की दिशा ही अलग होगी। जो हमको सौभाग्य मिला है कि ये डीपी पास हुई है, तो जो आज के डेट में कुर्सी पे है ना, उनको 15 साल 20 साल के बाद लोग याद करेंगे, भाई ये डीपी पास की है। उसके हिसाब से अगर ये काम हुआ तो ये शहर सचमुच हमारा एक सिंगापुर बन जाएगा। बन जाएगा और दिखेगा ऐसा। मैं तो चाहता हूँ हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए जो हमने काम किए है, मैं खुद सेटिस्फाई हूँ कि हमको कोई जो आने वाली पीढ़ी हमको कुछ बोलेगी नहीं, बोलेगी कुछ किया है तो शहर के लिए हमने किया है। तो दोस्तों, सुना आपने 2013 से लेकर 2017 के बीच डेवलपमेंट प्लान को लाने और उसे सर्वसम्मति से यानी कि सभी राजनीतिक पार्टियों की रजामंदी से पास किया गया था, क्योंकि लगभग सभी पार्टियां उल्लासनगर का पूर्ण विकास कर उसे सिंगापुर बनाना चाहती थी। अब जो आगे वीडियो आप देखेंगे वो एक 2015 से लेकर 2016 के दरमियान एक निजी न्यूज चैनल को दिया गया एक बढ़िया सा साक्षात्कार है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मंजे हुए नेता श्री राम उर्फ चार्ली पारवारी जी ने डेवलपमेंट प्लान के मामले में अपनी पूरी स्पष्टता रखी थी। आइए यह फाइल वीडियो पहले देखते हैं और फिर आप खुद ही आकलन कीजिएगा कि इन पिछले 7 से 8 सालों में डेवलपमेंट प्लान का फायदा किसने उठाया और शहर को आखिर क्या मिला। क्या हुआ डेवलपमेंट प्लान रोड्स का और कौन से नेता या पार्टी कार्यकर्ता कायम रहे डीपी प्लान पर, या फिर खुद नेताओं ने उड़ाई धज्जियां डीपी प्लान की। नया डीपी प्रस्ताव के लिए गया, उसके बाद हमको कमिश्नर ने जनरल बॉडी में जो हमारी कमेटी बनी थी उसमें 4 लोग गवर्नमेंट के थे। एक पाथरकर था, एक बेड़े साहब था, एक किशोरी था और एक कुलकर्णी था, और कारपोरेशन के 3 सदस्य स्टैंडिंग कमेटी के, उसमें मैं था और एक सुरेश यादव और डॉक्टर गावड़े। हम 7 जनों का कमेटी बना और जैसे ही कमेटी का काम शुरू हुआ उससे पहले लोगों ने ऑब्जेक्शन जो दिए हमको पूरे शहर से, तो करीब 17 से 18 हज़ार के बीच में हमको ऑब्जेक्शन आए। और वो 17 से 18 हज़ार ऑब्जेक्शन आने के बाद हम लोगों ने सबको अलग अलग नोटिस भेज के जितने लोग हो सके मैक्सिमम पर डे उनको मंगाते थे। हमको गवर्नमेंट की तरफ से 1 महीना ही मिला था, तो हमने 1 महीने के लिए हमने 1.5 महीना लगा दिया। कमिश्नर का रोज़ हमको ये संदेश आता था कि आप जल्दी ऑब्जेक्शन पूरा करो। उसके लिए हमने इतना नोटिस दे नहीं सकते थे लोगों को, 1 महीने तक नोटिस भेज के लोगों को मंगाते रहे। और उसके बाद हमने पेपर में डिक्लेयर कर दिया कि जिनका ऑब्जेक्शन नहीं सुना गया है वो मेहरबानी कर किसी वक्त भी आ जावे, हम उनका सुन के ले लेंगे। कि एक ऑब्जेक्शन ऐसा था कि जैसे 17 सेक्शन का मोबाइल बाज़ार है, उनका पार्किंग किया गया था, तो वहाँ से ऑब्जेक्शन एक ही था लोगों का कि हमारे को इधर से पार्किंग हटा जावे। ऑब्जेक्शन का सुनेंगे तो एक, लेकिन उसके अंदर लोग थे कम से कम 200, और वो एक ही मीटिंग में हमारा उनसे 2 बार मीटिंग हो गया, वो विषय समाप्त हो गया। तो यानी कहने का मतलब ऑब्जेक्शन सब लोगों ने डाले थे। तो ये ऑब्जेक्शन ऐसे भी हुए कि ऑब्जेक्शन एक, लेकिन उसके लिए लोगों ने एप्लीकेशन 200 लोगों ने किया एक इसके लिए। तो ये हमारा और उल्टा आसान काम हो गया, हमने जल्दी जल्दी उसको निपटाया। ये मैं मानता हूँ कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, लेकिन अब आज भी हमारे पास वो जो हाथ का बेड़े साहब का हाथ का लिखेला वो बुक्स आपको मैं दिखा सकता हूँ, उसमें पूरी डिटेल्स लिखी गई हुई है। बाकी मिनट्स अगर जो कोई आदमी कुछ दूसरी बात करेगा वो मेरा भी सुनो, ये एक एक बात करके नहीं लिखी गई, लेकिन जो प्रॉपर ऑब्जेक्शन जिसका था वो सब लिखे गए हैं। हमारे पास जितने आए लोगों को ऑब्जेक्शन कितने थे मैं आपको बताता हूँ। टोटल 3 या 4 किस्म के ऑब्जेक्शन थे लोगों को। एक किसी का घर और जो बिल्डअप प्रॉपर्टी है वो रिजर्वेशन में चली गई, ब्लॉक होवे बैरक्स होवे, वो हमने उनका एक ऑब्जेक्शन था। दूसरा ऑब्जेक्शन था कि नए रोड निकाले, जो अहमदाबाद से डीपी बन के आई तो वो नए रोड निकाले, नए रोड में बहुत लोगों का घर जाता था, किसका कारखाना जाता था, वो रोड। और तीसरा था रोड बड़ा हो रहा है उसमें मेरा दुकान जा रहा है। ये 3 ऑब्जेक्शन मेन थे पूरे उल्लासनगर के लिए। अगर ये तीनों ऑब्जेक्शन हम सुन के और देखा, जहाँ तक हमारे साथ जो कमेटी थी एक एक जगह भी गए हम लोग, 5 नंबर भी गए, नेहरू चौक भी गए, जहाँ जहाँ नए रोड का प्रस्ताव दिया गया था और जहाँ पर बैरक्स और ब्लॉक्स बने हुए थे वहाँ पर भी हम गए। हम लोग सोच में पड़ गए भाई ये डीपी कैसा उन्होंने ये किया है, बनाया है कि भाई उन्होंने देखा ही नहीं है कि बैरक्स के ऊपर उन्होंने रिजर्वेशन रख दिया है, गार्डन रख दिया है। बैरक्स बनी हुई है, गवर्नमेंट बिल्डअप प्रॉपर्टी है, वो सालों से हमको मिली हुई है।
तो उन्होंने भी महसूस किया ही पूरी कमेटी ने। फिर वो हमने कोशिश किया कि नए रोड जितने भी, एक हमने एक रूल बनाया कि नए रोड जितने भी पूरे शहर के उल्लासनगर डीपी के, वो सब कैंसिल करेंगे, और वो सब कैंसिल है भी। और उसके बाद जो बड़े बड़े रोड बाजार में, जैसे जापानी बाजार से लेके 1 नंबर तक, उनको ऑब्जेक्शन था मेरा दुकान नहीं चला जाएगा तो फिर मैं धंधा क्या करूंगा, क्लस्टर में मैं जाना नहीं चाहता हूं। तो हमने केवल 35 फुट से 40 फुट रोड उनका किया है, क्योंकि 12 मीटर अगर जो रोड नहीं करते ना तो आगे चल को डेवलपमेंट नहीं कर सकते, और आगे चल के वो क्लस्टर में जाना चाहते तो नहीं जा सकते। हमने दोनों ऑप्शन रखा है बाज़ारों के लिए, पूरे 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक जितनी भी मेन बाज़ार है ना, वहाँ पर लोग कमर्शियल भी नीचे बना सकते हैं, ऊपर रेजिडेंशियल भी बना सकते हैं। हमारा पहले तो जो हम लोगों ने अपना कमेटी ने एक बना के ये किया था कि भाई जिसका रिजर्वेशन खुद का प्रॉपर्टी मालकाना जिसको हक है, उसके ऊपर अगर जो कोई रिजर्वेशन है और उनके पास सनद का कापी है या 7/12 है, तो वो हमको पहले हटाना है। उसके बाद किधर झोपड़पट्टी बन गई है, किधर जो एरिया कवर हो गई है, वहाँ पर अगर जो किसी का ऑब्जेक्शन नहीं है और वो गवर्नमेंट की कारपोरेशन की भी जगह नहीं है, तो उसको हमने यूआरएस में रखा है। यूआरएस मतलब अर्बन रिन्यूअल स्कीम में रखा है। उसमें अगर ये कोई भी बिल्डर जाता है या वो लोग मिलके आपस में 2000 कम से कम मीटर का क्लस्टर बना सकते हैं, तो वो 30% कारपोरेशन को जगह भी देंगे। यानी कि उसमें हमको अपना उधर का फ़ायदा भी, उधर हम गार्डन बना सकते हैं, कोई समाज मंदिर बना सकते हैं लोगों के लिए। ऐसे यूआरएस बहुत सारे हमने प्लाट के किए हैं ताकि उतनी जगह हमको कारपोरेशन को भी मिले। कारपोरेशन के रिजर्व प्लाट है वो अभी भी वैसे के वैसे रखे हैं और वैसे के वैसे हैं। अगर ये कहाँ पर कोई उधर झोपड़पट्टी या इंक्रोच बनी भी है तो कोई कागज़ पत्र हमारे पास आया नहीं, लेकिन हमने क्या किया है, उसको भी जैसे उनका वो उधर से उधर जाएगा तो वो घर से बेघर हो जाएगा, वो बेघर नहीं होवे उनके लिए उनको कारपोरेशन डेवलप करेगी, और कारपोरेशन डेवलप करेगी 4 यूआरएस बना के और उसको क्लस्टर बनाएगी। जितने लोग वहाँ रहते हैं उनको जगह दे के बाकी कारपोरेशन अपने ताबे में ले लेगी। जो प्लाट रिजर्व ऐसे हो गए हैं, जो खाली पड़े हैं, उनको बाउंड्री लगाने का हमारा पूरा अभी लास्ट जीपी में जिस दिन जीपी पास हो गया था उसमें लास्ट में हमने ये लिखा है कि जो प्लाट खाली पड़े हैं उसको कारपोरेशन की बाउंड्री लगाई जाए। देखिए हमारा उल्लासनगर पहले ही एक छोटा, आपको मालूम है, मिलिट्री कैंप हुआ करता था, और जैसे ही हमको गवर्नमेंट ने हमको रहने को दिया और एरिया जबकि 13 किलोमीटर सिर्फ है, तो लोगों की जब फैमिली बढ़ती है तो वो बट नेचर ऊपर ही जाएंगे, आजू बाजू जा नहीं सकते। लेकिन उल्लासनगर में अभी जो क्लस्टर गवर्नमेंट ने हमको क्लस्टर डेवलपमेंट करने का जो स्कीम पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ उल्लासनगर के लिए दिया है, मैं समझता हूँ वो बहुत हमारे लिए भाग्य की बात है और अच्छी बात है जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए वो दी है। अगर जो ऐसा करके हम करते हैं और ऑफिशियल में लीगल में जाते हैं, लीगल में जाने के बाद हमको कोई नहीं है कि रोड के लिए लोन नहीं देगा या कुछ नहीं करेगा, या लोगों के पास जब इतना ये बिल्डिंग बनने लगेगी तो इतने पैसे आएंगे कि वो उसको रोड भी डेवलपमेंट हो जाएंगे और जो पानी की सुविधा और सफाई की सुविधा वो भी अच्छी तरह हो जाएगी। जो सिटी डेवलप होती है आज कल्याण में, देखो जैसे सिटी डेवलप होती है वहाँ के रोड भी। और मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ, जो आपने मेरे से पूछा कि भाई रोड बनेंगे या नहीं बनेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ जो इसमें ऐसा एक बात डाली गई है। अगर जब मैं ये धोबीघाट रोड पे समझो क्लस्टर बनाता हूँ, तो वो धोबीघाट रोड के जितने उसके प्रीमियम आएंगे बिल्डिंग के, वो ऐसा रूल है कि वो वहाँ की एरिया ही उनको डेवलप करनी है उसी पैसे से। ऐसा नहीं कि मैं आज अगर जो लाखों करोड़ों रुपया में अगर इधर धोबीघाट में कोई बनाता है क्लस्टर और वो करोड़ों रुपया अपनी फीस भरता है, डेवलपमेंट चार्ज भरता है, और उसके पैसे लेके जाके 3 नंबर में या 2 नंबर में किधर यूज़ होंगे, ऐसा नहीं होएगा। वो धोबीघाट के अंदर ही वही एरिया को, रोड को बनाया जाएगा, उधर पानी की सुविधा की जाएगी, उधर नालियों की सुविधा करी जाएगी, सफाई की सुविधा भी कारपोरेशन की उनकी उन्हीं पैसों से होगी। तो ये सवाल ही नहीं है कि वहाँ डेवलपमेंट नहीं होवे। अगर ये यहाँ एक बार किधर भी, मैं एक मिसाल दिया धोबीघाट का, कहाँ पर भी अगर जो वो एरिया डेवलप होएगी, वहाँ का बिल्डर पैसा भरेगा या डीपी चार्ज अपनी भरेगी, तो वहाँ वो एरिया को ही डेवलपमेंट के लिए वही पैसा मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात लास्ट में हमने अभी उस दिन ये कायदे में डाली और ये बात सबको अच्छी भी लगी। और बाकी अगर जो जहाँ से पैसा भरेगा अगर वो डेवलप होएगा तो कोई भी एक चीज़ को एक को देख के दूसरा भी बनाने का कोशिश करेगा। इसी में अगर ये पूरा शहर बनता जाएगा तो पूरा शहर सुधर भी जाएगा और अच्छा भी बन जाएगा। ये हमारे शहर के लिए सौगात है। मैं तो इतना डीपी को देख के इतना खुश हुआ हूँ और पूरे शहर को मैं बताना चाहता हूँ कि आने वाले 15 साल या 20 साल के बाद हमारे शहर की दिशा ही अलग होगी।
इसमें जो कमेटी में हमको डीपी प्लान मंजूर करने में जितनी मेहनत हम लोगों ने की है, उसमें महापौर हो जीवन इतना नहीं है, शिवसेना का नगर राजेंद्र चौधरी ने मेहनत की है, जमनू पुरसवानी ने मेहनत की है, हमारे जो कमेटी के 3 सदस्य हम लोगों ने की है, और उसके बाद हाउस के लोगों ने भी जो ये डीपी पास की है और उसके ऊपर जो मेहनत की है, उसमें धनंजय बोडार सभागार नेता है, इन लोगों को जो मेन आज कुर्सी पे आज ये टाइम में जो हमको सौभाग्य मिला है कि ये डीपी पास हुई है, तो जो आज के डेट में कुर्सी पे है ना, उनको 15 साल 20 साल के बाद लोग याद करेंगे, भाई ये डीपी पास की है। कोई भी डीपी पूरे शहर में 74 से के बाद में बहुत सारी डीपी आई, लेकिन वो रद्द हो गई, किसी कारण रद्द हुई, आप भी जानते हैं, कोई आज तक डीपी पास हुई नहीं है। ये हम बोलते हैं ये शहर के लिए हमको सौगात है जो डीपी पास हुई है, और उसके हिसाब से अगर ये काम हुआ तो ये शहर सचमुच हमारा एक सिंगापुर बन जाएगा और दिखेगा ऐसा। मैं तो चाहता हूँ हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए जो हमने काम किए, मैं खुद सेटिस्फाई हूँ कि हमको कोई जो आने वाली पीढ़ी हमको कुछ बोलेगी नहीं, बोलेगी कुछ किया है तो शहर के लिए हमने किया है, क्योंकि सब रोड बड़े हो जाएंगे, शहर बन जाएगा। एक ट्रक टर्मिनल हमने बनाया है शहर के लिए, जो बाहर से ट्रक आएगी वहाँ पर बड़ी ट्रक बाहर रुक जाएगी, वहाँ से माल उतार के और छोटी गाड़ियों में शहर में भेजा जाएगा, और इतना माल यहाँ पर बनेगा। क्लस्टर बनेंगे तो एक 4 FSI में 30 माला 32 माले की बिल्डिंग अगर उल्लासनगर में बनेगी तो आजू बाजू के लोग और थोड़ा भाव भी कम हो जाएगा, तो वो लोग आएंगे और वहाँ पर आके रहेंगे तो अपने आप उसका टैक्स भी भरेंगे और शहर का विकास भी होएगा और पैसा भी आएगा। और उसके बाद जो 2 हमने FSI रखा है, अगर ये डीपी पास हो जाता है तो हमने पूरे शहर के लिए, आपने जो कंजेस्टेड एरिया को 2 दिए जाए बाकी नहीं, लेकिन पूरे शहर को, अगर ये जो रोड के अंदर हो या बाहर भी होवे, अगर ये उनको इंडिविजुअल में जाना है तो उनको FSI 2 मिलेगी। और दूसरे नए रास्ते सब हमने, जिसमें जासी तकलीफ था वो भी सब हमने कैंसिल किए, और बड़े रोड करने के लिए हमने ऑप्शन रखा है कि भाई जिसको जब भी जाना है, जब वो क्लस्टर में जाएगा तो अपने आप रोड बड़ा करेगा, और अगर नहीं जाना चाहता है, जब तक लगे उनको कि भाई नहीं अभी मेरे को तकलीफ है, मैं नहीं जाना चाहता हूँ, तो अपना वैसा भी रह सकता है। तो वो मैं चाहता हूँ, मेरी सोच है कि ये डीपी बहुत शहर के लिए बहुत अच्छी है, और हमको ये बात के लिए आज तक, और मैं चाहता हूं पूरी यूथी को, शिवसेना, बीजेपी और जो गंगाजल हमसे साथ में और RPI, सबको हमारा शहर याद करेगा। दोस्तों 17-18 हजार से लेकर 33 हजार के करीब ऑब्जेक्शंस अर्बन रिन्यूअल स्कीम प्रीमियम जहां के लिए भरा गया है, उसी क्षेत्र में उस प्रीमियम का उपयोग विकास के लिए करना, क्लस्टर डेवलपमेंट का क्या हुआ, या फिलहाल के लिए डिब्बे में बंद कर दी गई यह स्कीम। जब लागू किए गए डेवलपमेंट प्लान में कई बड़े रास्ते रद्द किए गए तो केबी रोड को बर्बाद करने का भविष्य आखिर किसने तय किया था? डेवलपमेंट प्लान को लेकर कई सारी बातें आम जनता की समझ से परे हैं, जिसे समझाना उल्लासनगर शहर की हर राजकीय पार्टी का कर्तव्य है। डेवलपमेंट प्लान उल्लासनगर शहर के लिए बहुत जरूरी है, पर उससे पहले यह ज्यादा जरूरी है उन लोगों को सबक सिखाना जिन्होंने तय डीपी प्लान की सड़कों पर कब्जा कर अधिकारियों से मिलीभगत करके कागज तैयार किए और अब आम जनता को चूना लगाने की तैयारी में है। हर राजकीय पार्टी के अध्यक्षों को अपने नेताओं से यह सवाल जरूर पूछना चाहिए। डेवलपमेंट प्लान पर डिबेट अब जरूरी है। डेवलपमेंट प्लान की अगली अपडेट के लिए सिटी उल्लास लाइव के साथ बने रहिए। धन्यवाद।